नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहेगी सीरीज नंबर 13। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लास को उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जो प्रतिदिन अपन ने 9,999 क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है उसकी सीरीज नंबर 13 रहेगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और क्लास को ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। फिर अपन यहाँ पे आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें से अपन ने अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं, 30 अलग क्वेश्चन लिए हैं, फिर अपन ने 30 यहाँ पे अलग क्वेश्चन लिए हैं। इस प्रकार अपने टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। 30 अपन ने अलग क्वेश्चन, फिर उसके बाद में 1 से 30 अपन यहाँ पे 2 पार्ट के अपन इस क्वेश्चन आंसर अपन यहाँ पे करने वाले हैं। एक बार क्लास को सभी दोस्त शेयर और लाइक कर दें। फिर अपन यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज की जो प्रश्नोत्तरी है उसका क्वेश्चन नंबर 13 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन से क्रम का ओलंपिक था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो कौन से ओलंपिक का था, ये अपने कौन से क्रम का था बताना है दोस्तों। प्रश्नोत्तरी में देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 + 30, यहाँ पे अपन ने 2 स्लाइड डाली है, 30 + 30। इस प्रकार टोटल अपने आज की प्रश्नोत्तरी में 60 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें दोस्तों, वो कौन से क्रम का था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 32वें क्रम का, जो टोक्यो ओलंपिक 32वें क्रम का था। इसके बाद ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक वो 33वें क्रम का ओलंपिक था, ये भी ध्यान रखना है। और जो 2028 के अंदर जो ओलंपिक होगा दोस्तों यहाँ पे, वो 34वें क्रम का ओलंपिक होगा, जो यहाँ पे लॉस एंजल्स के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों। आज अपन ने 30 + 30 लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शेल्डन के शरीर वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो शेल्डन का शरीर वर्गीकरण है उसको क्या कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है। और जो भी दोस्त जुड़े हैं नए दोस्तों को क्लास को शेयर और लाइक कर दे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कंटिन्यू लाए जा रहे हैं। तो शेल्डन के जो शरीर वर्गीकरण है, तो शेल्डन ने 3 प्रकार से शरीर को डिवाइडेशन किया था दोस्तों यहाँ पे, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक के नाम से। तो उसका जो वर्गीकरण का आधार था उसे अपन सोमेटोटाइपिंग कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जो वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन था उसे अपन यहाँ पे सोमेटोटाइपिंग के नाम से जानते हैं। साथ ही में नॉर्मल स्प्लोन्चिक्स दोस्तों यहाँ पे ये क्रिसमस का वर्गीकरण है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बड़ी WBC कौन सी है दोस्तों। सबसे बड़ी WBC पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। WBC को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इसे अपन ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट भी इसे अपन कहते हैं। जो सबसे बड़ी WBC है उसका नाम अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 30 + 30 के 2 यहाँ पे सेट डाले हैं। इस प्रकार टोटल अपन यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। पहले अपन 30 करेंगे, फिर अपन 1 से 30 यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जो मोनोसाइट रहेगी दोस्तों यहाँ पे, मोनोसाइट है वो सबसे बड़ी यहाँ पे WBC रहने वाली है। और जो लिम्फोसाइट है वो यहाँ पे सबसे छोटी यहाँ पे WBC रहने वाली है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि के बारे में पूछा गया है दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनुष्य व्यक्ति के शरीर में कितनी लार ग्रंथियाँ होती है, तो जोड़ी के रूप में होती है दोस्तों यहाँ पे। तो वो कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी यहाँ पे लार ग्रंथि पाई जाती है, जिनका नाम अपने को देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये 3 जोड़ी होती है। तो उनमें से जो सबसे बड़ी पूछी गई है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेरोटिड है, वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। साथ ही में सबसे छोटी पूछे दोस्तों, तो सबसे छोटी है वो सबलिंगुअल है, वो सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे। आज अपन ने 30 + 30 2 सेट यहाँ पे 60 क्वेश्चंस के लाए हैं और इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। और जल्दी अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। और PDF के लिए आप कमेंट वो जो टेलीग्राम है
और व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वो आप उसे ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों यहाँ पे, भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है, ये किसने कहा था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 5 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये कोटेशन यहाँ पे दिया गया है कि भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की यहाँ पे आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे JCR जो टेस्ट है, परीक्षण है, वो क्या मापता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। JCR टेस्ट है वो क्या मेजरमेंट यहाँ पे करता है, मेंटल एबिलिटी, प्लेइंग एबिलिटी, जनरल मोटर एबिलिटी या फिर एंडोरेंस। दोस्तों यहाँ पे JCR टेस्ट में J फॉर जंप होता है जो सार्जेंट जंप के नाम से जानता है, और C फॉर चिनअप होता है, और R फिर शटल रन होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना तीनों ही फॉर्म का। तो ये किसका मैं यहाँ पे मेजरमेंट करता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जनरल मोटर एबिलिटी जो सामान्य गामक योग्यता होती है वो यहाँ पे मेजरमेंट करने का कार्य, मापने का कार्य है वो JCR टेस्ट के द्वारा किया जाता है, जिसमें जंप, चिनअप और शटल रन यहाँ पे करवाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों अपने पास 30 + 30 आज की प्रश्नोत्तरी में 60 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप क्वेश्चंस का आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए, क्लास को भी यहाँ पे शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे तेज गति की क्रियाओं में कौन सी मांसपेशी फाइबर की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पे तेज गति की क्रियाओं की बात कर रहे हैं अपन, जो स्प्रिंटर के रूप में होती है वो, या फिर कोई भी कार्य तुरंत करने के लिए, एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक रूप में करने के लिए है, वो करने के लिए यहाँ पे कौन सी मांसपेशी फाइबर की यहाँ पे आवश्यकता होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों 2 प्रकार के मांसपेशी फाइबर होते हैं, एक श्वेत फाइबर और एक यहाँ पे होता है रेड फाइबर यानी लाल फाइबर। जो श्वेत फाइबर होता है वो फास्ट क्रियाओं के लिए होता है, जिसे अपन फास्ट ट्विच फाइबर FTF के नाम से बात जानते हैं, FTF फास्ट ट्विच फाइबर। और जो रेड फाइबर होता है वो STF के नाम से जानते हैं, स्लो ट्विच फाइबर। तो यहाँ पे तेज गति की क्रियाओं में श्वेत फाइबर, व्हाइट मसल्स फाइबर की आवश्यकता होगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे श्वेत फाइबर जो यहाँ पे तेज गति की क्रियाओं में। और जो लाल फाइबर होता है दोस्तों यहाँ पे लाल फाइबर, जिसे अपन स्लो ट्विच फाइबर STF के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पे धीमी गति की जो क्रियाएं की जाती है लंबे समय तक, उनमें यहाँ पे सहायक होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स को दर्शाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। जो बॉडी मास इंडेक्स है, जो ओबेसिटी, जो मोटापा है, मोटापे को मापने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए है वो दोस्तों यहाँ पे BMI फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है, सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए है कौन सा यहाँ पे सूत्र रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे BMI की भी फुल फॉर्म खूब बार पूछी गई है, जिसे अपन बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे जो वजन होता है दोस्तों यहाँ पे वजन वो किलोग्राम में लिया जाता है, अपॉन यहाँ पे जो ऊंचाई होती है वो यहाँ पे ऊंचाई है वो मीटर के अंदर ली जाती है, मीटर स्क्वायर के अंदर। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वजन किलोग्राम बटे लंबाई मीटर स्क्वायर के अंदर यहाँ पे निकाला जाता है। तो ये बॉडी मास इंडेक्स का यहाँ पे फॉर्मूला रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों पे क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों। मिट्रल वाल्व किनके मध्य पाया जाता है। दोस्तों मिट्रल वाल्व है वो किनके मध्य पाया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताया जाना। दोस्तों हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मिट्रल वाल्व जिसे अपन बाइक स्पीड वाल्व के नाम से भी जानते हैं, जिसे अपन बाइक स्पीड वाल्व के नाम से जानते हैं, बाइक स्पीड वाल्व के नाम से भी जानते हैं, जिसे मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसके मध्य पाया जाता है। दोस्तों ये अपना हार्ट होता है, मान लो ये अपना हार्ट होता है। हार्ट में ये 4 चैम्बर होते हैं। जो 4 चैम्बर होते हैं उसमें से जो बायां वाला भाग होता है जो शुद्ध रक्त का कैरी करता है, ये बायां वाला भाग ऊपर का आलिंद और नीचे का जो नीले है उनके बीच में है, वो यहाँ पे 2 कपाट पाए जाते हैं जिसे मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। तो बायां आलिंद और बायां नीले, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य है, वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मिट्रल वाल्व पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्लूम द्वारा कितनी समन्वय योग्यताएं बताई गई है। दोस्तों यहाँ पे ब्लूम के द्वारा है वो कितनी समन्वय योग्यताएं हैं वो बताई गई है, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना है। दोस्तों यहाँ पे ब्लूम के द्वारा कितनी समन्वय योग्यताएं बताई गई दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 10 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्लूम के द्वारा है 8 यहाँ पे समन्वय योग्यता यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 पुनः स्थापन से तात्पर्य है, रिहेबिलिटेशन का अर्थ है वो अपने को यहाँ पे बताना है कि रिहेबिलिटेशन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों रिहेबिलिटेशन जिन्हें पुनः स्थापन या पुनर्स्थापन के नाम से जानते हैं, चोट लगने के बाद है जो वापस जो खिलाड़ी होता है वो रिकवरी के रूप में होगा, लेकिन वो किसके माध्यम से होगा, तो वो थेरेपी के माध्यम से, जो थेरेपी दी जाती है, उपचार दिया जाता है, उसके माध्यम से यहाँ पे वापस से खिलाड़ी की है वो खेलने की पोजीशन बन जाती है। तो व्यायाम के द्वारा जो चोट के बाद वापस खेला जाता है, एक्सरसाइज बेस्ड रिटर्न आफ्टर इंजरी की बात कर रहे हैं दोस्तों अपने, तो उसे रिहेबिलिटेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 पैराफिन वैक्स किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे पैराफिन वैक्स की बात कर रहे हैं, जिसे अपन मोम स्नान के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन मोम स्नान के नाम से जानते हैं। ये क्या है दोस्तों, एक उपचार की यहाँ पे पुनर्स्थापन की विधि है, यानी थेरेपी के रूप में दी जाती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है चोट के बाद में। तो पैराफिन वैक्स किससे संबंधित रहेगी, हाथ के चोट से, मुँह की चोट, जोड़ों की चोट या पैर की चोट। क्वेश्चन नंबर 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जॉइंट इंजरी होती है, जोड़ों पे जो इंजरी होती है उसमें है वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे पैराफिन वैक्स या मोम स्नान करवाया जाता है। जैसे मान लो चोट है, कलाई की चोट है, तो कलाई की चोट में दोस्तों यहाँ पे तरल मोम का डाला जाता है, जिससे यहाँ पे जॉइंट की इंजरी है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखें दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक कर दे रहे। फीमर के बाद दूसरी सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे फीमर के बाद पूछी गई है, तो वो दूसरी सबसे लंबी हड्डी यहाँ पे कौन सी रहने वाली है फीमर के बाद में। दोस्तों यहाँ पे फीमर हड्डी होती है जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जो जांघ के अंदर पाई जाती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब फीमर के बाद दूसरी सबसे लंबी हड्डी पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो टीबिया हड्डी होती है वो फीमर के बाद में दूसरी सबसे लंबी हड्डी होती है, जो पैर के अंदर यहाँ पे पाई जाती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 वेलास्टिक विधि का प्रयोग किसे विकसित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो वेलास्टिक विधि है इसका प्रयोग है वो किसे विकसित करने के लिए, किसको इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्पीड। और सभी दोस्त जो नए जुड़े हैं दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे। आज की प्रश्नोत्तरी में 2 अपन ने स्लाइड डाली है 30 + 30 क्वेश्चन की, यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों बेलास्टिक विधि है वो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन है उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 ओलंपिक खेलों में बेल बारकर कप है वो किस खेल के लिए दिया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है किस कप के लिए दिया जाता है। जो बेल बारकर कप है वो किस खेल के लिए दिया जाता है, ये टूर्नामेंट के लिए है, वो अपने को यहाँ पे बताना है किस खेल के लिए यहाँ पे दिया जाने वाला ये कप रहने वाला है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, बॉक्सिंग या स्विमिंग। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 9,999 क्वेश्चन की सीरीज है वो यहाँ पे लगातार लाई जा रही है, और अगर ये लास्ट तक आप कंप्लीट करते हैं तो 95% MCQs के माध्यम से आपका कंप्लीट यहाँ पे कोर्स होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों बॉक्सिंग के अंदर है वो यहाँ पे बेल बारकर कप यहाँ पे प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कक्षा में शिक्षण कैसा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे टीचिंग है वो क्लासरूम में है वो कैसी होनी चाहिए, वो अपने को यहाँ पे बताना है। वन साइड, डिफिकल्ट या इंटरेक्टिव या फिर एमलेस, यानी एक तरफा होनी चाहिए, कठिन, संवादात्मक या फिर उद्देश्यहीन, कैसी होनी चाहिए वो अपने को यहाँ पे क्लासरूम के अंदर वो टीचिंग है वो कैसी होनी चाहिए, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस होते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। और क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे इंटरेक्टिव,
यानी संवादात्मक होनी चाहिए। आपस में टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच संवाद है वो दोनों तरफा पर रहना चाहिए। क्वेश्चन और आंसर की यहाँ पे प्रतिक्रिया यहाँ पे कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालय कार्यक्रमों का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पार्क प्लग ऑफ स्कूल प्रोग्राम है वो कौन सा रहेगा। अब स्पार्क प्लग क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे उत्तेजित करने वाली क्रिया, जो आनंद क्रिया को जो आनंदित कर देती है, वो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे क्रिया रहती है स्कूल के लिए, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो स्पार्क प्लग के रूप में है वो टाइम टेबल, समय सारणी होती है, वो यहाँ पे स्पार्क प्लग के रूप में कार्य करती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अलग अलग गेम्स के हैं, स्टडी के हैं और जो अदर एक्टिविटीज़ के जो पीरियड लगाए जाते हैं, टाइम टेबल के लगाए जाते हैं, उस आधार पर है वो विद्यालय के अंदर है वो, यानी समय सारणी होती है वो स्पार्क प्लग के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे विद्यार्थियों को स्पोक पोजीशन के लिए किसके लिए खड़ा किया जाता है? स्पोक पोजीशन बनाई जाती है तो वो किस लिए बनाई जाती है? दोस्तों यहाँ पे क्लास फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कक्षा प्रबंधन के लिए है वो अलग अलग यहाँ पे बनाई जाती है। जैसे राउंड सर्किल होगी, स्क्वायर होगी, हाफ यहाँ पे सर्किल हो गया, वी शेप हो गई। तो ये क्लास खड़ी करने की क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे पोजीशन होती है जिसमें से एक का नाम है स्पोक पोजीशन। तो ये किस लिए की जाती है? क्वेश्चन नंबर 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पीटी या फिर शारीरिक प्रशिक्षण है उसके लिए है विद्यार्थियों को स्पोक पोजीशन में खड़ा किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। क्लास यहाँ पे मैनेजमेंट है, उसका यहाँ पे कौन सा है वो प्रिंसिपल नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। समय का निर्धारण करना, टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन या नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत कौन सा यहाँ पे नहीं रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। समय का निर्धारण, स्थान निर्धारण, प्रदर्शन या लक्ष्यों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 19 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो प्रदर्शन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन है, वो कक्षा प्रबंधन के अंदर नहीं आता, बल्कि ये मैनेजमेंट से बाद की क्रिया होती है। क्लासरूम का मैनेजमेंट करने के बाद ये कार्य किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखें दोस्तों। मुक्त हस्त व्यायाम में आकर्षण हेतु किस संरचना को अपनाया जाता है? दोस्तों मुक्त हस्त व्यायाम जिसे अपन फ्री हैंड एक्सरसाइज या फिर इसे अपन कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। फ्री हैंड एक्सरसाइज को अपन कैलिस्थेनिक के नाम से भी जानते हैं दोस्तों यहाँ पे इसे। तो इसके लिए है वो कक्षा फॉर्मेशन की है, क्लास फॉर्मेशन की है, वो ध्यान रखना है कौन सी यहाँ पे विधि वो अपनाई जाती है। पंक्ति संरचना जिसे अपन रो फॉर्मेशन, आयताकार, रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन या फिर स्पोक संरचना या डीली संरचना। मुक्त हस्त की बात कर रहे हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो डीली संरचना जिसे अपन फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं वो उसको अपन क्लास में छोड़ देते हैं, बिल्कुल इनको फ्री छोड़ देते हैं, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों। प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप ऑफ टूर्नामेंट अपने को यहाँ पे बताना है कि प्रतियोगिता वो कितने प्रकार की होती है। 2, 4, 6 या फिर 8। जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दिए दोस्तों। एक बार इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरी आपके लिए कंटिन्यू लाई जा रही है, तो आप क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। क्वेश्चन नंबर 21 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता वो 4 प्रकार की होती है, जिसमें अपन ने देखा है कि पहली नॉकआउट होती है, दूसरी लीग होती है, तीसरी यहाँ पे कॉम्बिनेशन और चौथी होती है वो यहाँ पे चैलेंज होती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। 4 प्रकार के यहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं, प्रतियोगिता यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे नॉकआउट प्रतियोगिता में टीम विषम होने पर लोअर हाफ का सूत्र क्या रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। टूर्नामेंट कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे नॉकआउट की बात कर रहे हैं, लेकिन टीमों की संख्या है वो विषम है, और लोअर हाफ की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो टीमों को डिवाइड करने का वो सूत्र यहाँ पे क्या रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों जैसे मान लो ये टीम है 1, 2, 3, 4 और 5 टीम है, तो ये विषम संख्या में हो गई, तो उनको डिवाइड करने के लिए लोअर हाफ में क्या होगी दोस्तों? टीमें हरदम
लोअर हाफ में कम टीम आती है, तो यहाँ पे इसका जो सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पे n(-1/2) क्या रहेगा कि लोअर हाफ में टीमें कम आती है, तो 5-1/2 यहाँ पे जो, इसलिए टीम नीचे हाफ में 2 आएगी और ऊपर 3 आएगी। तो इस प्रकार यहाँ पे ये अपर हाफ होता है और ये लोअर हाफ होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, नॉकआउट प्रतियोगिता में राउंड कैसे निकाले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे राउंड की बात कर रहे हैं, वो राउंड निकालने का यहाँ पे सूत्र कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है कि कितने राउंड में यहाँ पे मैच होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बताना है दोस्तों। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए दोस्तों, शेयर और लाइक में बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो शेयर और लाइक करिए। नॉकआउट प्रतियोगिता में जो राउंड निकाले जाते हैं उसका जो फॉर्मूला और जो सूत्र होता है दोस्तों, जिसे अपन नेक्स्ट पावर ऑफ 2 के नाम से जानते हैं, सयांश रहेगा दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पावर ऑफ 2, कि जितनी जो टीमें होती हैं वो कौन से नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में शामिल होगी। जिस प्रकार से अपन ने मान लो कि टीमों की संख्या अगर मान लो 15 है, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना होगा, तो यहाँ पे 2, 4, 8 और 16, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 16, और 16 से अपनी टीमें हैं कम, तो इसलिए 1, 2, 3, 4 राउंड यहाँ पे होने वाले। तो इस प्रकार अपन यहाँ पे राउंड की संख्या यहाँ पे निकालते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। नॉकआउट प्रतियोगिता में टीम विषम होने पर किस हाफ में टीम कम आएगी। दोस्तों यहाँ पे कम की बात पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अभी जस्ट अपन ने क्वेश्चन देख भी लिया था कि अगर टीम विषम है और नॉकआउट प्रतियोगिता है तो हाफ में कौन से हाफ में ज़्यादा टीम आती है, तो अपर हाफ में ज़्यादा टीम आती है, और यहाँ पे लोअर हाफ होता है दोस्तों यहाँ पे उसमें कम आती है। तो टीमें कौन से हाफ में कम आएगी, लोअर हाफ में, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लोअर हाफ होता है उसमें टीमें कम होती है और बाई ज़्यादा होती है, लेकिन अपर हाफ में टीमें ज़्यादा होती है और बाई कम होती है। ये उल्टा फॉर्मेशन यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा दोस्तों यहाँ पे सांत्वना टाइप प्रथम और द्वितीय है, कंसोलेशन टाइप फर्स्ट और सेकंड है, वो किस प्रतियोगिता से यहाँ पे संबंधित रहने वाले हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे सांत्वना टाइप फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जिसे अपन कंसोलेशन टाइप फर्स्ट और सेकंड के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सी टूर्नामेंट से यहाँ पे टाइप रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। एलिमिनेशन जिसे अपन नॉकआउट के नाम से जानते हैं, राउंड रॉबिन जिसे अपन लीग के नाम से जानते हैं, कॉम्बिनेशन और जो चैलेंज, ये 4 टूर्नामेंट है। तो सांत्वना टाइप फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे एलिमिनेशन जिसे अपन नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं, तो इसके यहाँ पे प्रकार यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। विशिष्ट सीडिंग प्रतियोगिता के किस चरण में दी जाती है। स्पेशल सीडिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, वो किस चरण में दी जाती है, वो किस स्टेज में दी जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जैसे अपन फिक्चर डालते हैं तो फिक्चर डालते समय दोस्तों जो अच्छी टीमें होती है वो अच्छी टीमों को शुरुआत में न डाल के लास्ट में उसे अपन डालते हैं, जिससे कि क्या होता है दोस्तों, जो मैच होता है उसमें जो कमज़ोर टीमें होती है वो शुरुआत में ही हारने का डर रहता है। तो इसलिए अच्छी टीमें दोस्तों यहाँ पे जो अच्छी टीमें होती है शुरुआत में हारने का डर हो जाता है, तो उसको अपन लास्ट में डालते हैं जिससे प्रतियोगिता का रोमांच बना रहे। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विशिष्ट सीडिंग है वो अंतिम चरण में या फिर फाइनल राउंड में यहाँ पे डाली जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों सीडिंग भी 2 प्रकार की होती है, एक सीडिंग और दूसरी यहाँ पे स्पेशल सीडिंग, दोनों का अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों। लीग प्रतियोगिता का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे लीग की बात कर रहे हैं, उसका दूसरा नाम क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अभी मैंने जस्ट बताया है दोस्तों यहाँ पे कि लीग 4 प्रकार के जो टूर्नामेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ 4 यहाँ पे टूर्नामेंट रहेंगे, जिसमें पहला होता है दोस्तों यहाँ पे नॉकआउट, दूसरा यहाँ पे लीग और तीसरा यहाँ पे चैलेंज और कॉम्बिनेशन। तो इसमें से जो लीग है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन राउंड रोबिन टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। राउंड रोबिन टूर्नामेंट के नाम से लीग टूर्नामेंट को, और दोस्तों जो एलिमिनेशन है उसे अपन नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों। लीग प्रतियोगिता में फिक्चर डालने की विधि कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे लीग टूर्नामेंट जिसे अपन राउंड रोबिन के नाम से जानते हैं, तो उसमें जो फिक्चर डालने की जो पद्धति है, मेथड है, वो यहाँ पे कौन से होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है।
और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े। क्लास को कंटिन्यू आप शेयर और लाइक कर दिया गए। जुड़ते ही आपको सबसे पहला जो काम है वो अपने अपने ग्रुपों में शेयर और लाइक जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 28 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो लीग प्रतियोगिता जिसे अपन राउंड रॉबिन के नाम से जानते हैं, तो उसमें उपरोक्त सभी जिसे अपन टेबुलर मेथड, साइकिल मेथड और स्टेयरकेस सीढ़ी नुमा है वो पद्धति, इस प्रकार अपन ने यहाँ पे तीनों ही विधियाँ हैं वो यहाँ पे लीग प्रतियोगिता में फिक्चर डालने की यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, संयुक्त प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है दोस्तों। संयुक्त जिसे अपन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं, तो ये कितने प्रकार की होती है। अब देखिए दोस्तों, जो संयुक्त प्रतियोगिता वो होती है वो दो प्रतियोगिता का मिश्रण है। ये दो प्रतियोगिताओं का मिश्रण होती है, एक नॉकआउट और दूसरी यहाँ पे लीग। दो प्रतियोगिताओं का जो मिश्रण है उसे अपन संयुक्त प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। और ये कितने प्रकार की रहेगी, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार की यहाँ पे संयुक्त प्रतियोगिता कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अप्रोक्सीमेटली है वो हाउ मेनी मसल्स आर इन ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछा गया है कि कितनी लगभग मांसपेशियां यहाँ पे रहेगी। दोस्तों हड्डी की बोन की बात करें अपन कि व्यक्ति के शरीर में कितनी बोन होती है, 206 हड्डियाँ होती है। लेकिन मांसपेशी की बात करें तो एग्जैक्टली यहाँ पे 600 प्लस रहेगी। और संख्यात्मक रूप से एग्जैक्ट देखें तो वो यहाँ पे 639 मांसपेशियाँ है वो यहाँ पे ध्यान रखना है व्यक्ति के शरीर में यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन तो अपन ने यहाँ पे पहली स्लाइड के यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन ने वापस से 1 से 30 तक दूसरी स्लाइड के अपन क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आता है वो वापस से 30 + 30 की अपन ने 2 स्लाइड ली है दोस्तों यहाँ पे 30 + 30 की, तो 30 अपन ने कंप्लीट कर लिए, 30 की वापस से अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेकंड स्लाइड का, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कोशिका का पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों कोशिका का जो पावर हाउस है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इसे अपन कोशिका का पावर हाउस है क्योंकि ये कोशिका को क्या देता है दोस्तों, यहाँ पे कोशिका को ऊर्जा देने का कार्य करता है। एटीपी है उसको तोड़कर है वो एडीपी के रूप में ऊर्जा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उनमें से सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो अपने को यहाँ पे बताना है कि वो क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो कोशिका होती है, मान लो कोशिका के अंदर जो ये परत होती है और इसके अंदर ये जो द्रव भरा होता है और इसके अंदर अनेक प्रकार के जैसे छोटे बड़े अंग होते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है कि कोशिका के अंदर है दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा अंग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है वो सबसे बड़ा यहाँ पे अंग रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम की बात कर रहे हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री है वो किसे कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बताना है दोस्तों, राइबोसोम की फैक्ट्री है वो किसे कहा जाता है, केंद्रक, प्रोटीन केंद्रिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 के बारे में बताना है दोस्तों यहाँ पे। और आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो केंद्र राइबोसोम की फैक्ट्री है वो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर वो केंद्र के यहाँ पे रहेगा। अब देखिए दोस्तों 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर प्रोटीन की फैक्ट्री पूछे दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री पूछे तो वो अपने को राइबोसोम बताना है। लेकिन अगर राइबोसोम की फैक्ट्री पूछे तो वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे केंद्र के यहाँ पे रहने वाला है। दोनों ही क्वेश्चन अपने को यहाँ पे ध्यान से इसको समझते आंसर देना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे काइंसियोलॉजी किस भाषा का शब्द है। जो किंसियोलॉजी है दोस्तों यहाँ पे वो कौन सी भाषा का यहाँ पे शब्द रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे किंसियोलॉजी की बात कर रहे हैं, कौन सी भाषा का शब्द है। किंसियोलॉजी का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे जिसे अपन गति की विज्ञान के रूप में जानते हैं। दोस्तों इसे अपन गति की विज्ञान के रूप में जानते हैं। 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों यहाँ पे काइनन प्लस लॉजी। जो काइनन प्लस लॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों किंसियोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों किंसियोलॉजी ग्रीक भाषा
ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर यहाँ पे बना है, जिसे गतिकी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? लॉ ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो किसने प्रतिपादित किया था वो अपने यहाँ पे बताना है। सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक करें दोस्तों, एक बार शेयर और लाइक करते रहे जितने भी दोस्त जुड़े हैं। और क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बताइए दोस्तों, अगर अच्छी लग रही है तो शेयर और लाइक आपको करना ही है। क्लास भी जरूर बताइए दोस्तों, आपके लिए डबल दोनों भाषाओं में हिंदी प्लस इंग्लिश दोस्तों, यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश है दोस्तों, यहाँ पे वो कंटिन्यू आपके लिए लाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो जड़त्व का नियम है वो न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। और दोस्तों यहाँ पे न्यूटन ने है वो गति के 3 नियम यहाँ पे बनाए थे, जिसमें पहला नियम जड़त्व का, दूसरा यहाँ पे संवेग का नियम, और तीसरा यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों रेड ब्लड सेल्स होती हैं, तो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका हमें जो निर्माण है वो कहाँ होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लाल रक्त कणिकाएं जिसे अपन आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड कार्बल्स जानते हैं, तो उनका निर्माण है वो कहाँ होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है, जिसे अपन एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे एरिथ्रोसाइट के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, लाल जो रक्त कणिकाएं होती है वो अस्थि मज्जा बोन मेरो के अंदर है, इसका यहाँ पे निर्माण होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों जो भ्रूण होता है, भ्रूण के अंदर है वो यहाँ पे किसके अंदर, भ्रूण के अंदर है वो लीवर के अंदर है, वो यहाँ पे क्या होती है, निर्माण होता है आरबीसी का, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है वो कितना होता है? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी भी रहेगा और खूब बार वो यहाँ पे रिपीट एग्जाम में होता है दोस्तों। जब रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती है, उनका जीवन काल पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 120 दिन यहाँ पे इनका जीवन काल होता है। और इनका कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है वो भी यहाँ पे आपको बताना है कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, टिश्यू कि वो कितने प्रकार के होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। उत्तक की कितने प्रकार के यहाँ पे रहने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे जो पहला उत्तक होता है जिसे अपन एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं, उपकला उत्तक के नाम से जानते हैं। दूसरा जो उत्तक होता है उसे अपन मांसपेशी उत्तक के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है वो संयोजी उत्तक होता है। चौथा होता है वो तंत्रिका उत्तक होता है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ टिश्यूज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 4 प्रकार के यहाँ पे उत्तक रहने वाले हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसमें उपकला उत्तक, मांसपेशी उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि उत्तकों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? कंशियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी या हेप्टोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यार सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों। यहाँ पे किंशियोलॉजी से अपन गति की विज्ञान के नाम से जानते हैं, इसमें गति की अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी है दोस्तों यहाँ पे ये उत्तकों का अध्ययन होता है। हेमेटोलॉजी है वो रक्त का अध्ययन होता है दोस्तों यहाँ पे। और जो हेपेटोलॉजी है वो यहाँ पे लीवर यानी यकृत से संबंधित यहाँ पे अध्ययन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 वो जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उत्तकों का अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक कौन सा उत्तक होता है? उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक या फिर तंत्रिका उत्तक? क्वेश्चन नंबर 10 कि मानव शरीर के अंदर जो मैक्सिमम लेवल पे है वो कौन सा उत्तक पाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और इसका आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर टाइप करें, मैं इसका आंसर यहाँ पे लास्ट में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है।
रक्त का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। आज की प्रश्नोत्तरी में अपन दोस्तों यहाँ पे एक नवाचार और कर रहे हैं कि एक या दो क्वेश्चन अपन जिसका आंसर है अपन नहीं बताएंगे, बल्कि आपके लिए छोड़ेंगे, और फिर कल अपन जो क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके अंदर है उसका आंसर अपन यहाँ पे बताएंगे। तो रक्त का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे जो हेमेटोलॉजी होती है, रक्त का अध्ययन होता है, उसे अपन हेमेटोलॉजी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे रेड कलर है वो ब्लड का है वो किसके कारण होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्लास को शेयर भी करते रहे दोस्तों एक बार। और दोस्तों जो अपन ने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो उत्तक पाया जाता है शरीर के अंदर वो कौन सा रहेगा, उसका लास्ट में आपको मैं आंसर बताऊंगा, एक बार आप कमेंट करके बताइए ज़रूर। और ज़्यादातर दोस्तों के सही भी कमेंट आए थे कि जो शरीर में है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उत्तक पाया जाता है वो संयोजी उत्तक, जिसे अपन कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, संयोजी उत्तक है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संयोजी उत्तक। बिल्कुल सही, लगभग दोस्तों ने यहाँ पे सही आंसर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पे कि रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आरबीसी जो रेड ब्लड कार्बल्स होती हैं उसके कारण है वो दोस्तों यहाँ पे रक्त का जो रंग है वो लाल अपने को यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती है। दोस्तों यहाँ पे हाउ मेनी टाइप ऑफ मसल्स की बात कर रहे हैं, तो मांसपेशियाँ है वो कितने प्रकार की होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कार्य के आधार पर अपन मांसपेशियों को कितने प्रकार है वो अपने यहाँ पे बताना है, बल्कि अपने के संरचना के आधार पर है वो मांसपेशियों को अलग प्रकार होते हैं। जो संरचना होती है दोस्तों, तो संरचना के आधार पर लंबी, छोटी, एकृत, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे जो मांसपेशियाँ हैं वो कितने प्रकार की रहेगी वो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो मांसपेशियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है वो ऐच्छिक, दूसरी होती है वो अनैच्छिक, और तीसरी होती है वो हृदय मांसपेशी, जिसे अपन कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऐच्छिक, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे काइनेसिस शब्द का अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 काइनेसिस जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पे क्या रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो किन्सियोलॉजी होती है वो किन्सियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बनी है। काइनेसिस, काइनन प्लस लॉजी से मिलकर बनी होती है। काइनन का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे गति, और लॉजी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे काइनेसिस का अर्थ होता है वो यहाँ पे गति यानी मूवमेंट से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कोशिका की खोज किसने की थी। दोस्तों यहाँ पे कोशिका की खोज है वो किसने की थी वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। दोस्तों कोशिका की खोज सबसे पहले 1674 के अंदर दोस्तों यहाँ पे 1665 के अंदर की गई थी दोस्तों यहाँ पे। लेकिन बाद में इसकी जो जीवित कोशिका थी उसको 1674 के अंदर की गई थी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जो कोशिका की खोज की गई थी क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो रॉबर्ट हुक है उसके द्वारा यहाँ पे कोशिका की खोज की गई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन ये जो कोशिका थी वो कैसी थी, मृत कोशिका यानी डेड सेल के नाम से जानी जाती थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो कोशिका की खोज की गई थी दोस्तों यहाँ पे रॉबर्ट हुक के द्वारा वो मृत कोशिका के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। दोस्तों यहाँ पे जीवित कोशिका की बात कर रहे हैं अपन, उसकी खोज किसने की थी ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अभी जस्ट अपन ने देखा कि जो रॉबर्ट हुक थे उसने 1665 के अंदर जो कोशिका खोज की गई थी दोस्तों यहाँ पे जो मृत कोशिका थी तो सबसे पहले कोशिका खोज की थी। लेकिन जीवित की बात पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे जीवित कोशिका की,
तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो ल्यूवेनहॉक है उसने है वो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 के अंदर। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसके द्वारा जो कोशिका सबसे पहले खोजी गई थी वो बैक्टीरिया था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, बैक्टीरिया की खोज इसके द्वारा की गई थी जो जीवित कोशिका के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, सेल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दोस्तों सेल शब्द, जिस सेल का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे कोशिका, कोशिका होता है दोस्तों यहाँ पे सेल का अर्थ। तो सेल शब्द की जो उत्पत्ति है वो यहाँ पे कौन सी भाषा से हुई वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों सेल शब्द से ही क्या निकल के आया? सेल से ही साइटो निकल के आया। और साइटोलॉजी जिसे अपन बोलते हैं, साइटो शब्द भी वो सेल शब्द से निकल के आया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताना है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों आपको वो ध्यान रखना है कि जो सेल शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। और इसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे कोशिका यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया है वो भी अपने को यहाँ पे बताना है। जो रॉबर्ट हुक है दोस्तों, कोशिका की खोज जिसने सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने, उसने है वो सेल शब्द का जो प्रयोग है वो किस पुस्तक के अंदर यहाँ पे किया है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 18 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो रॉबर्ट हुक की जो किताब थी, पुस्तक माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर है वो सेल शब्द का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है वो अपने को यहाँ पे बताया, जिसे अपन सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो वो किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है? स्लाइडेन और स्वान, रॉबर्ट हुक, न्यूटन या फिर आर्किमिडीज। दोस्तों यहाँ पे न्यूटन जो गति के नियम दिए थे वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, गति के नियम। रॉबर्ट हुक ने वो यहाँ पे मर्त कोशिका यानी सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो कोशिका का सिद्धांत है तो वो देने वाले स्लाइडेन और स्वान है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। स्लाइडेन और स्वान थ्योरी के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। स्लाइडेन और जो स्वान थ्योरी है जिसे अपन कोशावाद के नाम से जानते हैं। तो कोशिका का सिद्धांत है स्लाइडेन और स्वान के यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका विभाजन का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों यहाँ पे कोशिका विभाजन जिसे अपन सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बताना है। दोस्तों यहाँ पे कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का मतलब है दोस्तों एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है जिसे अपन कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका यहाँ पे बनती रहती है। ये किसने यहाँ पे बताया था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्लेमिंग ने है वो यहाँ पे कोशिका विभाजन या कोशावाद के नाम से इसे जाना जाता है, सेल डिवीजन के नाम से जाना जाता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका और दूसरी से तीसरी इस प्रकार बनती रहती है। अनंत कोशिका है वो शरीर में यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म की खोजकर्ता कौन है? दोस्तों यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो इसके खोजकर्ता कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रोटोप्लाज्म जिसे अपन जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे जीव द्रव्य नाम से जानते हैं। सबसे शरीर की सबसे छोटी इकाई दोस्तों यहाँ पे कोशिका होती है। कोशिका से मिलकर शरीर बनता है, लेकिन कोशिका किससे बनती है वो यहाँ पे जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे J.E. प्रुकंजे ने है वो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की यहाँ पे खोज की थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोशिका का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका का निर्माण पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, वो किससे हुआ वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने जस्ट ये भी बताया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर ही बताया कि कोशिका का निर्माण है वो किससे होता है। अब दोस्तों व्यक्ति का जो शरीर का निर्माण होता है वो कोशिका से होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, कोशिका से होता है। लेकिन कोशिका का निर्माण है वो किससे रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोटोप्लाज्म जिसे अपन जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं, उससे यहाँ पे कोशिका बनती है और फिर कोशिका से यहाँ पे शरीर बनता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है
वो किसने दिया है, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बताना है। सिंगरोल, निकोलसन, पोर्टर, स्लाइडेन या फिर बेयर। फ्लूइड मोजेक की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिंगरोल जो निकोलसन है उसके द्वारा फ्लूइड मोजेक मॉडल यहाँ पे दिया गया था। जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को एक बार दोस्तों शेयर और लाइक करें। शेयर और लाइक में बहुत कमी रहती है। इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लाई जा रही है, लगातार आपके लिए क्वेश्चन है वो बढ़ाई जा रही है। आज की प्रश्नोत्तरी में अपन 60 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए थे, धीरे धीरे अपन इसको 100 तक लेके चलेंगे। तो आप क्लास को कंटिन्यू यहाँ पे शेयर और लाइक करते रहे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो अपनी कोशिका होती है, मान लो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर है ये जो पदार्थ भरा होता है लिक्विड, ये लिक्विड पदार्थ भरा होता है। इसके अंदर अंग होते हैं जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कोई, तारकाय, ऐसे अंग होते हैं। तो जो ये लिक्विड फॉर्म होती है दोस्तों यहाँ पे लिक्विड फॉर्म, इससे अपन किस नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म, जिसे अपन कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, कोशिका द्रव्य सेल सब्सटेंस के नाम से भी इसे अपन जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज है वो किसने की थी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अपन अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे अपन अंतःप्रदवी जालिका के नाम से जानते हैं। तो इसकी खोज है वो किसने की थी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पोर्टर, कोलिकर, बेंडा या पेलेडे। अंतःप्रदवी जालिका और अंतःप्रदवी जालिका दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार की होती है, एक चिकनी और दूसरी यहाँ पे खुरदरी होती है। वो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी खोज किसने की थी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पोर्टर महोदय के द्वारा। जो पोर्टर महोदय है दोस्तों इसके द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यहाँ पे खोज की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26। कोशिका का प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कोशिका का प्लेटफॉर्म की बात करें दोस्तों यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम या पे माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का जो प्लेटफॉर्म है वो किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे पोर्टर महोदय ने इसकी खोज की थी दोस्तों। यहाँ पे जो दो प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है और दूसरी यहाँ पे खुरदरी होती है। तो इस प्रकार है दोस्तों यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन कोशिका का किस नाम से जानते हैं, प्लेटफॉर्म के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो किसने की थी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है दोस्तों। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज यहाँ पे अल्टमैन के द्वारा भी की गई थी, अल्टमैन, लेकिन यहाँ पे इसमें कोलिकर रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे कोलिकर के द्वारा की गई थी। और जो नामकरण है दोस्तों यहाँ पे बेंडा के द्वारा किया गया था, जो नामकरण है वो बेंडा के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोलिकर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। कोशिका में श्वसन का केंद्र कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे कोशिका के अंदर है वो श्वसन का केंद्र रेस्पिरेटरी का है, वो यहाँ पे सेंटर है वो कोशिका के अंदर, वो यहाँ पे कौन सा रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका के अंदर श्वसन और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा का ग्रह भी रहेगा। दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा का जो पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है वो यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों। कोशिका का यातायात प्रबंधक ट्रैफिक मैनेजर है वो किसे कहा जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कोशिका का यातायात प्रबंधक जिसे अपन ट्रैफिक मैनेजर के नाम से जानते हैं तो वो क्या रहेगा, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गोल्जी एपरेटस होती है दोस्तों यहाँ पे
गोल्जी काय होती है वो कोशिका के अंदर है, वो यातायात प्रबंधक के नाम से जानी जाती है। और जो गोल्जी कोई की जो खोज की थी वो यहाँ पे कैमिलो गोल्जी के द्वारा यहाँ पे की गई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखे दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री है वो किसे कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक बार पूछा था कि राइबोसोम की फैक्ट्री है वो किसे कहते हैं, वो भी मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था अपन ने। तो राइबोसोम की फैक्ट्री अपन किसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे केंद्रक को बोलते हैं। लेकिन अब जो पूछा गया है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम को है दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी मैंने 30 + 30 अपन ने जो 60 टोटल क्वेश्चन लिए हैं, कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर क्लास कैसी लगी वो भी आप बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक करें दोस्तों। और लगातार आप 9900 इंपॉर्टेंट 99 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई जा रही है, तो आपका एग्जाम तक कंटिन्यू इससे जुड़े रहे, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चंस लगभग इससे बाहर नहीं जाएगा, तो आप कंटिन्यू इससे जुड़े रहे। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।